गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। आशीष और मैं होंगे आपके साथ। हमारे साथ प्रकाश काबा बने हुए हैं और नए ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिए एक्चुअली कविता जी भी आ गई हैं वापस। स्वाति होतकर और अमित सेठ ये भी जुड़ेंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह से होगी एक खास बातचीत। ये सब लाइंड अप है अगले आधे घंटे में, लेकिन इससे पहले एक बार जरा मार्केट का स्टेटस चेक। निफ्टी 2 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 34 पॉइंट नीचे, मिड कैप 16 पॉइंट नीचे, बिल्कुल फ्लैट कारोबार। एक ऊपर खुले हम, वहाँ से कोलैप्स हुए, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी और अब एक फ्लैट लाइन में इंडेक्स काम करता हुआ। आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग बजाज फाइनेंस करीब 4% ऊपर, इसने सहारा दिया बजाज फिंसर को भी। उसके अलावा आईआरसीटीसी, एमसीएक्स, रैमको सीमेंट्स, डालमिया भारत, इंडस टावर, ये कुछ और स्टॉक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मारुति सुजुकी, एम्फेसिस, ये कुछ और स्टॉक्स जो ग्रीन में। और सुबह से जो हमारा एक्सीडेंट बना हुआ है डेल्टा कॉप 15% के फ्रीज पर अभी भी। मेरे ख्याल से फ्रीज खुलने का टाइम आ रहा होगा, काफी नजदीक होगा, लेकिन अभी के लिए 15% नीचे। बिल्कुल, ये तो खैर रडार पे रहेगा स्टॉक। आज सुबह जब डिस्कशन हो रहा था बाजार खुलने से पहले, तो ये था कोई भी उछाल दिख रहा हो तो उसमें बिकवाली करने के मौके हैं। वो सेल ऑन राइज का मार्केट है, वो टेक्सचर ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ। एक ट्रेड बढ़िया खुलते से ग्रिप में आया। अब इस समय हम फ्राइडे की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास भारतीय बाजारों में कामकाज करते हुए, ऐसे में अब क्या वॉच आउट करना है दिन के दौरान? मुझे कुछ साइन, दो स्टॉक्स हम देख के चल रहे थे, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक कुछ स्टेबल हुआ है, रिलायंस थोड़ा सा पस्त पड़ा हुआ है। अदरवाइज 1 घंटे का ऑलमोस्ट ट्रेड कल्मिनेट हो रहा है 45 मिनट का। क्या करना है? बहुत सिंपल। इस मार्केट में जो स्ट्रैटेजी आपको लिखनी है, फर्स्ट आवर का हाई और लो नोटिस कर ले, जो निकले उस तरफ की ट्रेड ले ले और दूसरी तरफ का स्टॉप लॉस लगा ले। फर्स्ट आवर हाई निकले तो बाय कर ले और फर्स्ट आवर लो का स्टॉप लॉस लगा दें। फर्स्ट आवर लो टूटे तो सेल कर दें और फर्स्ट आवर हाई का स्टॉप लॉस लगा दें। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है इस मार्केट में। मेरा झुकाव अभी भी सेल ऑन रैली की तरफ है, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर काफी बिगड़ा है पिछले 3-4 दिनों में, इसकी वजह से। ओके, तो 713 ऊपर था, नीचे 635 के आसपास के जोन था, मिड पॉइंट पे उस जोन के ट्रेड कर रहे हैं। झुकाव उछाल में बिकवाली का है, सेल ऑन राइज का टेक्सचर है, ये सुबह से मेंशन हो रहा था, उसी तरफ रखिएगा इस बाजार को। खैर, एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट निफ्टी की दिखा दीजिएगा। वो बजाज ट्विंस मदद कर रहे हैं, कोई एचडीएफसी बैंक लार्जली, तो बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल स्पेसिफिक अक्रॉस द बोर्ड नहीं, कुछ स्पेसिफिक बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल मदद करते हो और ऑटोज का तड़का ऐड होता हो, जिसमें मारुति शायद स्क्रीन पर। पैनल सबका सब स्क्रीन पे रेडी है। कविता जी, तबियत नासाज थोड़ी सी? हाँ आशीष जी, थोड़ी सी। क्या हुआ? सब ठीक? फीवर आ रहा है क्या? यस, लिटिल। ये अनुज जी ने सुबह से मीठा की बात करी, मैंने तो नहीं करी। तो थोड़ा सा ऐसा होता है, सुबह सुबह मीठा ज्यादा बात कर लो तो गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, आज के इस समय के आइडियाज पे चल रहा हूं। अमित जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग, कैसा मूड और 10 के दमदार ट्रेड्स आपकी तरफ से कौन से? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिहाज से अनुज जी से बिल्कुल एग्री करता हूं कि फर्स्ट आवर का हाई लो इज इंपॉर्टेंट। बट अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो हमने पिछले 3-4 दिनों से एक अच्छी फॉल और बिकवाली देखी है, तो थोड़ा सा एक हम यहाँ पे पॉज देख रहे हैं। पोजिशनली अगर हम देखें तो लगभग 19,500 19,600 के लेवल पे पूरी रैली का 61.8% रिट्रेसमेंट है और वहां पे लगभग 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। कहीं ना कहीं अगर वो लेवल गिव अप हो जाता है आज और कल में, तो यहाँ पे पेन बढ़ेगी एंड देन वी मे सी लोअर लेवल्स। एज फार एज स्टॉक इज कंसर्न्ड, मुझे जो दो स्टॉक आज पसंद आ रहे हैं, एक मिड कैप आईटी से एलटीटीएस है। एलटीटीएस हैज बीन आउट परफॉर्मर, काफी अच्छा स्ट्रेंथ इस स्टॉक ने दिखाया है, ट्रेंड भी काफी स्ट्रॉन्ग है। रिसेंटली हमने एक इसमें पुल बैक देखा था जिसने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वापस एक अपस्विंग हम देख रहे हैं स्टॉक में। तो इसमें नियर टर्म में ट्रेडिंग की जा सकती है। 4697 प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे लगभग 4800 के और स्टॉप लॉस रहेगा 4640 का। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में जो रिसेंटली हमने एक फॉल देखा था, जो करेक्टिव पैटर्न देखा था, उसने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन अपने 150 और 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास काफी अच्छा पिछले 1 से 1.5 महीने में कंसोलिडेट किया है। लाइन चार्ट पे देखें तो एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट भी है वहां पे, तो ऑलरेडी करेक्टेड स्टॉक है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट में मिल रहा है, तो इस पे लॉन्ग करना चाहिए। 3322 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 3422 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 3270 का। एशियन पेंट्स और एलटीटीएस, ये दो बाय कॉल हो गई अमित जी की। स्वाति को जोड़ लेते हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स?
यस, गुड मॉर्निंग। आज के लिए मैं एक बाय और एक शॉर्ट कॉल देना चाहूंगी। पहला शॉर्ट कॉल जो कि है भारत फोर्ज पे। भारत फोर्ज एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है आर्ली चार्ट्स पे, और उसे 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कवर हो रहा है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सेशन हमें देखने मिल सकता है। 1100 के आसपास चल रहा है, ये फ्यूचर के लेवल्स में बता रही हूँ। 1120 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। नीचे में मुझे लगता है कि 1060 तक एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, तो भारत को शॉर्ट जाना ये है। सेकेंड बाइकॉल है जो कि एक आईटी पैक पे है, एम्फोसिस। आईटी में हम लोग काफी दिनों से देख रहे हैं कि काफी पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है, डिफेंसिव सेक्टर्स है। ऐसे में अगर एम्फोसिस का अगर आर्ली चार्ट देखोगे तो ये काफी कंसोलिडेट हो रहा था विद इन द रेंज ऑफ 2500 टू 2450 के रेंज में, और उसने ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो मुझे लगता है यहाँ से हमें काफी अच्छी रैली देखने मिल सकती है 2570, 2590 के लेवल्स तक। तो करंट लेवल पे बाई कीजिएगा एम्फोसिस। 2495 के रेंज में चल रहा है। 2460 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2580 लेवल्स ऑन हाई साइड। भाई साहब, कुछ स्टॉक्स हम सुबह से राइड भी कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स की दोहरी मुहर लगती हुई इन स्टॉक्स पे, मिसाल के तौर पे एम्फोसिस, मिसाल के तौर पे LTTS। आशीष, वो सर्किट खुला है वैसे डेल्टा का। 20 पे गए? नहीं, 20 पे नहीं गया। अरे अब ट्रेड कर रहा है, अब 17% नीचे है, तो थोड़ा सा अब जो है ट्रेड कर रहा है, ये 16-17% नीचे है। गाबा सर, अगर था देखूं निकल जाऊं क्या? मौका मिल रहा है एग्जिट पाने का। किसमें? डेल्टा कॉर्प। मैं होता यार, इतना न्यूज खराब होता तो निकल जाना चाहिए, उसका पैसा फिर लगाई कहीं और, लेकिन निकल जाना चाहिए। ये न्यूज आइटम हो गया, अब केस चलेगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन ऐसा तलवार value लटकी line हुई है, सोचना डी नहीं रेट चाहिए। तो होता ही चले जाएगा ये स्टॉक। ठीक बात भाई साहब, जिन जिनके पास है एग्जिट करने के शायद बढ़िया मौके मिल रहे हैं, ऐसा कावा सर मानते हैं। कावा सर, इस 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से, पिक्स कौन सी आज की? मैं होता तो पक्का निकल जाता। मैं पर्सनली बताता हूँ, स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है मारुति। मारुति न्यू हाई पर चल रहा है, ट्रेड कर रहा है 10,685 पर। मुझे लगता है 11,000 की तरफ जा रहा है, थोड़ा वक्त दीजिएगा बस। 10,560 स्टॉप लगाना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता प्ले करना चाहिए। पहले 10,800, फिर 10,900, फिर 10,950 प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मेरे ख्याल से 10 वहां तक जा रहा है, बिल्कुल 11,000 तक, तो मारुति पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है, स्लो क्रीपिंग अप वो है आई थिंक टाइटन। टाइटन पे आज बहुत एग्रेसिव ट्रेड है, आज के लो का स्टॉप लगाना चाहिए। वो है करीब 3,260 के आसपास, ट्रेड कर रहा है 3,293। मेरे ख्याल से 3,325 टू 3,350 ये एक जोन है, एक दो दिन में जाना चाहिए टाइटन। यस, टाइटन। ओके, अच्छा, बाय द वे मार्केट में एकदम से शार्प नॉक आया, ठीक है, तो एकदम से, और खासतौर से मिड कैप लेकर आइए। मिड कैप इंडेक्स गिरा एकदम से, और अब मिड कैप इंडेक्स डील ऊपर, और वो जो मिड कैप सेलेक्ट है जिसकी आज एक्सपायरी होनी है, उसमें एकदम से बहुत तगड़ा ड्रॉप आया। वो मैं वहाँ पर देख रहा था, कुछ ऑप्शन एक्टिविटी भी हो रही थी वहाँ पर। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, ध्यान रखिए वो वहाँ पर आज मंथली वाली एक्सपायरी है, वहाँ पर भी एक मोमेंटम आया लोअर साइड में। लेकिन मार्केट अब डे लो के काफ़ी करीब 19,640 इस समय निफ्टी है। क्या हमारे पास मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स, अगर एक बार वो दिखा सके तो फायर करिए उसको प्लीज़। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, हाँ ये देखिए, ये एकदम से कोलैप्स हुआ आशीष। यहाँ पर एक्सपायरी है, वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर, और एडवांस डिक्लाइन भी खराब हुआ, तो खैर मामला थोड़ा सा इस समय बिगड़ता हुआ। आई थिंक कविता जी की ट्रेड्स रह गई हैं अभी के लिए। कविता जी, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड्स होंगे आपके? या अनुज जी, गुड मॉर्निंग अगेन। सो अभी एज लाइक प्रेशर जो है वो बैंक्स पर भी आता हुआ दिख रहा है, इवन आईटी भी क्रैक होते हुए दिखे हैं। मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक पर सेल ऑन राइज का अप्रोच रखें। 946, 947 के प्राइस टारगेट प्राइस के पास मिले तब वहां शॉर्ट करें। नीचे में मुझे लगता है 937, 932 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। ये अपना 20 EMA और 100 EMA जो है वो ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। There is another काउंटर जहां मुझे लग रहा है सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, वो सिप्ला पर बढ़ सकता है। वंस ये काउंटर 1183 के नीचे ट्रेड करने लगे, वहां एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करें। 1168 का प्राइस टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1198 का। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ एक इंडस्ट्री के दिग्गज वेटरन फंड मैनेजर और कोटक AMC के MD एंड CEO नीलेश शाह इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हमारे साथ हमारे खास मेहमान नीलेश शाह जुड़े हैं। नीलेश शाह ऑफकोर्स कोटक AMC के MD एंड CEO हैं। इससे पहले
नीलेश भाई आईसीआईसीआई ग्रुप में भी काम कर चुके हैं, सेल साइड में भी काम कर चुके हैं, बाय साइड में भी काम कर चुके हैं। शुरुआत इन्होंने की थी एज बॉन्ड फंड मैनेजर और उसके बाद बॉन्ड से इक्विटी में आए। ऑब्वियसली एक बार इक्विटी में इंसान आ जाए उसके बाद वापस बॉन्ड में जा नहीं सकता। तो खैर बात करते हैं नीलेश भाई से। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट में? हमने पिछली चर्चा में जब डिस्कशन किया था तो आपने एक वार्निंग दी थी, मुझे अच्छे से याद है। नीलेश भाई अपने शब्दों को बहुत तोल के बोलते हैं और उन्होंने ये शब्द यूज किए थे कि इस मार्केट में गधे और घोड़े सब दौड़ रहे हैं एक साथ, तो इसके लिए थोड़ा कॉशियस हो जाइए। कुछ गधों की तो पिटाई हो गई नीलेश भाई इस समय लग रहा है देखकर, लेकिन घोड़ों की भी पिटाई हो रही है। अब सबसे बड़े घोड़े की पिटाई हो रही है, क्या भी इस समय? तो अनुज भाई इस वक्त देयर आर डार्क क्लाउड्स गैदरिंग ऑन होराइजन। एक ऑयल के दाम 3 डिजिट में जाने की आशंका है, दूसरा फेड रेट्स हायर फॉर लॉन्गर की बात कर रहा है, और तीसरा मॉनसून डेफिशिएंसी की वजह से महंगाई के ऊपर और ग्रोथ के ऊपर एक मार्जिनल इम्पैक्ट आ सकती है। अभी भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बरकरार है, लेकिन प्राइसेस स्पेशली माइक्रो कैप, मिनी कैप और स्मॉल कैप में अपने फंडामेंटल से थोड़े उम्मीद में आगे चले गए थे। अब रियलिटी चेक हो रहा है और उस वजह से हम लोग थोड़ा प्राइस करेक्शन देख रहे हैं। मुझे लगता है कि प्राइस करेक्शन के साथ साथ थोड़ा टाइम करेक्शन भी आएगा। जो दाम बहुत तेजी से भाग रहे थे वो थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा करेक्ट होंगे ताकि फंडामेंटल उनके पास आ सके। अच्छा, आप इस सवाल का थोड़ा सा जवाब दीजिए नीलेश भाई कि अब एक ऐसा स्टॉक जिसने मार्केट में इतना पैसा लोगों के लिए बना के दिया है, HDFC बैंक की बात कर रहा हूं मैं, आई एम श्योर आपके फंड में होगा, आपके सारे फंड्स में होगा, क्या मार्केट को बॉदर कर रहा है और क्या ये मार्केट का जो प्राइस पैटर्न है ये सही है या यहाँ पर कोई एक अपॉर्चुनिटी एमर्ज होकर आ रही है? सो अनुज भाई, स्टॉक स्पेसिफिक बात करना हमें अलाउड नहीं है, और जैसा आपने कहा हम इस स्टॉक में निवेशक है। अब जो हो गया, लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर। आई थिंक जिस तरह जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडाइसेस ने भारत को बॉन्ड इंडाइसेस में इंक्लूड किया, वैसे ही अगर MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में HDFC बैंक अपने फुल और फेयर वेट पे आ जाता है, जो कि आज डिस्काउंटेड है, तो एक बाइंग इमर्ज हो सकती है और उस वजह से इस स्टॉक को एक सपोर्ट मिल सकता है। सो दिस इज टेक्निकल फैक्टर। इसके ऊपर ना फंड मैनेजर का कंट्रोल है ना कंपनी का कंट्रोल है, यह इंडेक्स एजेंसी के दारोमदार पे है। दूसरी चीज है कि ये मर्जर के जरिए जो सिनर्जी पैदा होगी उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। हमने हमेशा देखा है जब मर्जर होते हैं तो सिनर्जी क्रिएट करने में कई बार समय लग जाता है, कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो मर्जर के समय प्राइस नहीं की गई हो, समझी नहीं गई हो। मेरे हिसाब से निवेशक आज भी इन प्रकार की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर है। क्या कोई इंडेक्स इंक्लूजन की वजह से बाइंग इमर्ज हो सकती है, या ये मर्जर के जरिए जो सिनर्जी एक्सपेक्टेशन थी वो किस तरह से रोल आउट होती है। ये दिनेश सर की बंडी पे भी कोटक का लोगो है, मुझे भी सीधी सी आवाज की लोगो वाली टी-शर्ट चाहिए। अच्छा दिनेश सर, गुड मॉर्निंग। लोगों वाली पहने तो मैं टी-शर्ट बेचता हूँ। उसका हम पैसा लेते हैं नीलेश भाई। दिनेश सर, भाग्य ऐसा है कि एक बार बॉन्ड से इक्विटी में आ गए तो बॉन्ड पे जाने का मन नहीं करता, या मिस करते हो आप बॉन्ड मार्केट्स को? पहले प्यार को भूलना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो दिल से तो मैं आज भी बॉन्ड ट्रेडर ही हूँ, बट जैसे अनुज भाई ने कहा कि इक्विटी आपको जकड़ लेती है। हाँ। इक्विटी में पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है,
भारत की बॉन्ड मार्केट में लिवरेज परमिटेड नहीं है। शायद अगर दूसरे देशों की तरह भारत की बॉन्ड मार्केट में लिवरेज मिलता तो मैं बॉन्ड ट्रेडिंग कभी नहीं छोड़ता, और बॉन्ड में लिवरेज के जरिए इतना पैसा बनाता कि लोग इक्विटी की जगह सिर्फ बॉन्ड में निवेश करते। नीरज सर, आपने क्योंकि जेपी मॉर्गन में हमारा इंक्लूजन की बात छेड़ी थी, बिल्कुल ठीक है, बहुत कंफर्ट आएगा हमारे एक्सटर्नल फाइनेंसेस को लेकर, पर उतने ही ज्यादा हम और डिपेंडेंट हो जाएंगे शायद ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस पे। अभी तो एक की बात बाढ़ खुली है, अभी तो कहा जा रहा है बाकियों के भी नंबर लगने वाले हैं, ब्लूमबर्ग बार्कलेज का, मेरे ख्याल से आगे चलते हुए फुटसी का। तो ये डिपेंडेंस जो बढ़ेगी, ये क्योंकि हम थोड़ा सा डोमेस्टिक स्टोरी ज्यादा है। अब इसका रिप्रोकेशन कितने फार रीचिंग होंगे वो पहले इसी का, फिर मैं दूसरा इक्विटीज पे आता हूं। सो आशीष भाई, अगर तेज तर्रार घोड़ा हो तो उसके ऊपर लगाम आ जाए तो वो उसके लिए अच्छा है। जब ग्लोबल निवेशक अपना कैपिटल देते हैं तो ऑब्वियसली लेने वाले देश को इंटीग्रेट करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की इंपैक्ट भी हमारी मार्केट पे, कंट्री पे गिरती है, बट वो वैसे ही इंपैक्ट आती है जैसे हमें एक्सपोर्ट्स से आती है। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक्सपोर्ट्स के जरिए, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के जरिए हम ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्टेड हैं। इस तरह इंडेक्स में इंक्लूड होके अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो अच्छी बात है। इससे हमारी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, एक दायित्व बनेगा हमारे लिए ही नहीं, पर दुनिया के बाकी इमर्जिंग मार्केट के लिए हमें एक मिसाल बनानी पड़ेगी कि लॉन्ग टर्म निवेशक, चाहे वो भारत की इक्विटी मार्केट में हो चाहे डेट मार्केट में हो, अच्छा पैसा बना के जाएगा। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से हम इंटीग्रेट हो रहे हैं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में, ग्लोबल वर्ल्ड में, वो अच्छी बात है। दायित्व जरूर आता है, बट वो दायित्व के जरिए हम अपनी ग्रोथ को और तेज कर सकते हैं। एक बार मुझे याद है पोस्ट कोविड आपसे चर्चा हो रही थी, उसमें आपने एक सेक्टर चुना था ऑटोज, जिसमें आपने एक लॉजिक यूज किया था कि कंबाइंड मार्केट कैप उसका जो था वो बहुत ही डिस्काउंट पे अवेलेबल था। अब हमने देखा है बहुत बड़ी रैली हुई मारुति में, अभी अभी लाइफ टाइम हिट किया मारुति ने, टीवीएस लाइफ टाइम हाई पर है, महिंद्रा लाइफ टाइम हाई पर है, एस्कॉर्ट्स कुबोटा तो वो जापानीज ने 2000 में ले लिया, वो 3000 क्रॉस कर गया। अलग लेवल की बाइंग हुई है यहाँ पर। इसका रीजन क्या रहा है और क्या यहाँ पर अब थोड़े से बबल दिख रहे हैं आपको, या ये रैली ऐसे ही चलेगी? सो अनुज भाई, एक तो कोविड की वजह से लोगों ने ऑटो की खरीदारी कम कर दी थी, और फिर उनकी तकदीर खराब थी कि चिप्स की शॉर्टेज की वजह से वो सप्लाई भी नहीं कर पाए। ऑर्डर बुक बढ़ी बट वॉल्यूम नहीं आ रहा था, और दुकान में अधिक मास की तरह रॉ मटेरियल प्राइसेस भी ऊपर चले गए, तो उनके लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म हो गया। रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई, मार्जिन पे इंपैक्ट आई, चिप की वजह से वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाए, तो ये सारी चीजों की वजह से उनके स्टॉक बॉटम पे आ गए थे। जनरली मतलब देखते हैं जब वैल्यूएशन सस्ता हो और संशय के बादल घिरे हो तो लेने का अच्छा मौका मिलता है। अब चिप की शॉर्टेजेस दूर हो गई, रॉ मटेरियल प्राइस कम हो गई, और जो ऑर्डर बुक बनी थी उसमें अब डिलीवरी करने लगे। मोर इम्पोर्टेंटली अनुज भाई, एक बहुत बड़ी चीज हो गई जो मतलब ऑटो कंपनीज के बहुत फायदे में है कि पहले आप एंट्री लेवल गाड़ी बेचते थे, 2.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख की गाड़ी बेचते थे, 10% मार्जिन करो तो 25,000 से 40,000 बनाते थे। आज आप 20-25 लाख की गाड़ी बेचने लगे हैं। एंट्री लेवल से ज्यादा लोग एसयूवी खरीद रहे हैं। 25 लाख की गाड़ी बेचेंगे, 10% बनाएंगे तो 2.5 लाख रुपया बना सकते हैं। तो पर यूनिट रियलाइजेशन, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल हो, बढ़ता गया। और ये सारी चीजों की वजह से हमने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बहुत बड़ी तेजी देखी है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि 2 व्हीलर सेगमेंट में मॉनसून डिफिशियंसी की वजह से अगर रूरल रिकवरी के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है तो उस वजह से एक करेक्शन आ सकता है। 4 व्हीलर में अभी भी मेरे हिसाब से तेजी बनी रहनी चाहिए।
शॉर्ट टर्म में तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है वह 4 व्हीलर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है। नीलेश सर, आपका पहले सवाल का जवाब मार्केट्स के मूड को लेकर, तब आपने हाईलाइट किया था वो फेड की कमेंट्री में हायर फॉर लॉन्गर या फिर वो मॉनसून डिफिशिएंसी, वो सब रीजन है भारतीय बाजार पस्त पड़े हुए एक प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन के फेज में। डैमेज कितना और बाकी नीलेश सर, या फिर नीलेश सर किन लेवल्स पर निफ्टी के आपको लगेगा हो गया, मेरा कंफर्ट बढ़ रहा है? और जब पता है मुझे कि प्राइस और टाइम वाइज डैमेज बचा है इस बाजार में, तो जो 15,000 करोड़ रुपए के एसआईपी फ्लोज आ रहे हैं हर महीने, आप जैसे फंड मैनेजर्स कैसे डिप्लॉय कर रहे हो? एक ये जो 15,000 से ज्यादा करोड़ के एसआईपी फ्लोज आ रहे हैं, उसके साथ साथ निवेशकों का एक और मैच्योर्ड बिहेवियर देख रहे हैं। अगर मैं मार्च 2020 से मार्केट को 2 हिस्सों में डिवाइड करूं, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, तो नीचे वाले हिस्सों के समय एसआईपी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलके हमें 20 से 25,000 करोड़ डिप्लॉयमेंट में मिलने लगे, और ऊपर वाले हिस्से में एसआईपी माइनस रिडम्पशन करके 2 से 5,000 करोड़ रुपए हमें निवेश करने को मिल रहे थे। एक लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपना असेट एलोकेशन कलेक्टिवली किया है, ताकि नीचे के लेवल पे म्यूचुअल फंड के पास ज्यादा पैसा मिला निवेश करने के लिए और ऊपर के लेवल पे कम मिला। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये बिहेवियर बरकरार रहेगी। इसी बिहेवियर की वजह से मुझे लगता है कि मार्केट में करेक्शन उम्मीद से कम रहेगा। अगर आपको लगता है कि फेयर वैल्यू मार्केट की यहाँ से 10% नीचे है, तो करेक्शन 10% तक नहीं होगा, वो उससे कम ही रहेगा, बिकॉज लोअर लेवल पे सारे लोग खरीदारी करने की सोचेंगे। कुछ हद तक विदेशी निवेशकों के लिए हमारी मार्केट एक बिरबल की कहानी है। हमारी ग्रोथ स्टोरी तो अच्छी थी, बट दूसरे देशों ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी ग्रोथ स्टोरी छोटी कर दी है, तो हमारी ग्रोथ स्टोरी और भी अच्छी लगने लगी है। लोअर लेवल पे मुझे लगता है कि विदेशी निवेशक और देशी निवेशक की खरीदारी बरकरार रहेगी, और इसीलिए मार्केट का करेक्शन लोगों की धारणा से कम ही रहेगा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब बर्निंग सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, कुछ कह रहे थे आप आशीष? नहीं, मैं तो इस वक्त बाजार देख रहा था। आपने सुबह जो लेवल्स मेंशन कर रहे थे, हम है तो टेक्सचर वीक ही, हम वो मिड पॉइंट पे खड़े थे दिन की रेंज की शुरुआती 45 मिनट की, लोअर थ्रेशोल्ड को ब्रीच करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक चीज है आशीष, मार्केट में एक रूल होता है, हाँ, अगर आप अप ट्रेंड में है ना, तो जो डिक्लाइन मिले उसमें खरीद लीजिए, और अगर आप डाउन ट्रेंड में हैं तो जो गैप अप मिले, जो रैली मिले, उसमें सेल कर दीजिए। बहुत सिंपल। आज जो हमारी सुबह स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि आपको अगर कोई भी रैली मिले 19776 से 19775 तक, 19775 तक का हायर एंड था, उस बीच में जो भी रैली मिले उसमें आप सेल कर दीजिए और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 19851 का। अच्छा, अब नेक्स्ट लेवल बता देता हूँ मैं क्या वॉच आउट करने का है। 19611 19611 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है चार्ट के हिसाब से। 19611 अगर ब्रीच होगा तो हम 19550 तक भी जाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 19611 से पहले आपको नहीं सपोर्ट करना है, लेकिन हाँ, वो ट्रेड जो है वो मेरे ख्याल से लॉन्ग साइड पर ही है, और सॉरी शॉर्ट साइड पर ही है अभी तक। तो देखते हैं आगे जाके लॉन्ग ट्रेड आती है नहीं आती, अभी तो नहीं आई है। खैर, बढ़िया बढ़िया ट्रेड वर्कआउट कर रहे हैं। 1/4% निफ्टी, 1/3% निफ्टी बैंक, मिड कैप्स 0.5% दबाव, ब्रेथ 3:1 वाली 1 for 1 इवनली पॉइज नजर आएगी, लेकिन टेक्सचर खासा वीक होता हुआ। स्वाति, निर्मल बैंक पे आप लोग क्या कर रहे हो? बेच दिया निफ्टी क्या? ये हम लोग फिलहाल तो इंट्राडे बेसिस से डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशंस ही रखे हैं भी अभी तक। मुझे लगता है 19,500 के आसपास तक हमें एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है, वहां पे प्रोबेबली कंसोलिडेशन होने के बाद हम लोग पॉजिटिव अप हो रहे हैं। तो फिलहाल तो हम लोग ये स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग शॉर्ट रिकमेंडेशंस भी दे रहे हैं, बाय साइड भी दे रहे हैं, दोनों तरफ खेल रहे हैं। इस नोट पर अमित जी भी बैठे होंगे। अमित जी, स्वाति जी, आप दोनों का धन्यवाद 10 के दमदार ट्रेड में आज जुड़ने के लिए, हम लोग की मदद करने के लिए। और इस नोट पर ये शो को भी समाप्त करने का वक्त है। मुझे कहा जा रहा है नीरज जी रेडी हो गए हैं। आपके पास 20 का सिक्का है क्या? आजकल 20 का कॉइन आया है, पता है आपको?
काफी घर time पे से। तो है मेरे पास। रखा करो ना, वो टॉस के लिए उन्होंने कहा था टॉस कर दो धीरज जी को, तो मैं सोचा रोज 20 का अगर मैं टॉस करके दबा लूं तो मेरा तो काम ऐसे हो जाएगा। नहीं, उसके लिए 2 रुपए का एक छोटा सा नया सिक्का है, वो उछाला जाएगा। एक्चुअली वही कमजोरी बढ़ रही है, मूड बिगड़ा ही हुआ है। पिछले हफ्ते का पेन इस हफ्ते भी लिंगर ऑन करता हुआ, वो आपके खराब कोई फंडामेंटल में बदलाव ना होना या वो कमजोर ट्रेड सेटअप सब ब्यूटीफुली वर्कआउट करता हुआ स्क्रीन पे। अब जिस तरह की